हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, चीजें समझ में आ रहा होगा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री चैप्टर 5 क्लास 10th को, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, कि कैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने दुनिया को चेंज किया। हम लोगों ने अब तक के डिस्कशन में मेजर पॉइंट ये देख लिए कि किस तरह से फर्स्ट सेंचुरी में जो है चाइना में पेपर बन चुका था, पेपर का इस्तेमाल हो रहा था। लगभग 6th सेंचुरी में, मतलब 500 से 600 साल बाद जो है वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी आया, यानी कि वुड ब्लॉक्स को लेकर उसके ऊपर एनग्रेव करके उसके बाद उस पर कलर लगा के और प्रेस करते थे तो कपड़े पे छप जाता था। इसका फर्दर गया जापान में इसका इस्तेमाल हुआ, कोरिया में इसका इस्तेमाल हुआ। कट टू द यूरोप अगर आए तो 13th सेंचुरी में मार्को पोलो ने इस टेक्नोलॉजी को इटली में लेके आए, जहां से इटली से पूरे यूरोप में ये आइडिया फैला और कई सारे बुक का डिमांड भी बढ़ने लगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक नए बंदे जिनका नाम था जोहानस गटेनबर्ग, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बनाया प्रिंटिंग प्रेस। तो ये एक तरीके का मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस था जो कंपैरेटिवली हैंड, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन बुक्स थे और जो वुड ब्लॉक्स, उससे तो ज्यादा ही फास्ट था। और अगर कंपेयर भी करना चाहे तो काफी फास्ट था, आगे देखेंगे। खैर, अब इन्होंने ये चीज कैसे सीखा? जोहानस गटेनबर्ग बेसिकली जर्मन के, और इनके फादर जो है एक मर्चेंट थे। फादर इनके क्या थे? एक मर्चेंट। तो इनका ज्यादातर टाइम जो है एक एग्रीकल्चरल स्टेट में ही बीता था। एग्रीकल्चरल स्टेट स्पेंड टाइम इन एग्रीकल्चरल स्टेट। इसका मतलब है कि कोई ऐसा जो है मेंशन होगा जो बहुत बड़ा लैंड कवर करता होगा, उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता होगा। अब इन्होंने यहाँ पे क्या देखा था? हियर ही ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ऑलिव को प्रेस किया जाता था, इस्तेमाल करने के लिए ऑलिव को प्रेस किया जाता था। इसके अलावा वाइन को प्रेस करके बनाया जाता था। तो उनके दिमाग में प्रेस का आइडिया पहले से ही था। ठीक है, प्रेस का मतलब उसको दबाकर उसमें से ऑयल वगैरह निकालना, वो जो भी काम करते होंगे, बट इनके दिमाग में पहले से ही प्रेस का आइडिया था। लेटर ही लर्न मेनी थिंग्स, कुछ चीजें उन्होंने लर्न किया, जैसे कि स्टोन पॉलिशिंग करना। और इसमें सबसे बड़ी चीज है स्टोन पॉलिशिंग, तो उतना मान लो अपनी जगह, लेकिन इसके बाद इन्होंने एक चीज सीखा था, मोल्ड बनाना। मोल्ड मतलब जो ढांचा होता है ना, तो ये मोल्ड बनाना, लेड मोल्ड, जिसके हेल्प से ये डेकोरेटिव आइटम्स बना सके। अब इन्होंने इसका तो इस्तेमाल किया नहीं, लेकिन इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके ऑन एंड मार्केट का डिमांड जिस तरीके से था, इन्होंने 1430s के आसपास इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया। अब कैसे प्रिंटिंग प्रेस फॉर्म किया? उन्होंने जो प्रेस वाला टेक्नोलॉजी सीखा था, मतलब जो उनके पास ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रेस करने वाला पोर्शन, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, एक, ठीक है, इसके ऊपर जो है कुछ ऐसा स्पिंडल सा लगा हुआ है, ठीक है, इसमें मान लीजिए छेद है, इसमें आप एक वो लगा दीजिए, एक क्या बोलोगे इसको, और इसको ट्विस्ट करोगे जब आप, तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये आइडिया तो इनको यहां से मिल गया, ऑलिव प्रेस वाला। और ये मोल्ड वाले हेल्प से इन्होंने मेटल लेटर्स फॉर्म किए, लेटर्स बनाए, वही रोमन ABCD ऐसे करके 26 लेटर। खास बात ये था कि इन्होंने जो ये प्लेट था, अगर मैं इसको ऐसे सामने से कर दूं, अभी हम लोग ऊपर से देख रहे हैं इसको, ठीक है, अगर मैं इसको जरा सामने से रख दूं, इसको अगर मैं ऐसे सामने कर दूं, तो समथिंग लाइक दिस, ये मेरा वुडन ब्लॉक
मान लीजिए है, इसमें कुछ इस तरह से अरेंजमेंट था कि ये वर्ड्स को मूव कर सकते थे, मींस लेटर जो बनाए थे, वर्ड्स कह रहा हूं, लेटर जो बनाए थे उनको क्या कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, इसके अंदर अरेंज किया था, ऐसे करके सेट किए थे। जो भी ये स्ट्रक्चर बना होगा, ये तो मैं एक बस आइडिया बता रहा हूं, इधर उधर मूव कर सकते, जिसके कारण जो है ये नए नए शब्द बनाते थे, वर्ड्स बनाते थे, और फाइनली इसको प्रेस करके अपना जो है प्रिंटिंग का काम चलाते थे। यहां तक क्लियर है? 1948 तक आते आते 1948 1448, ठीक है, ऐसे दिमाग उड़ जाता है। सो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है बोलते वक्त, चाहे पढ़ाते वक्त लिखने में कोई मिस्टेक हो जाता है, तो प्लीज अवॉइड किया करो, और अगर मिस्टेक हो भी जाया करो तो उसको करेक्ट कर दिया करो आप कमेंट बॉक्स में। सो 1448 में इन्होंने अपने प्रिंटिंग प्रेस को परफेक्ट कर लिया, और सबसे पहली बार इन्होंने जो प्रिंट किया था, इट वाज बाइबल। इन्होंने बाइबल प्रिंट किया था, और बाइबल को प्रिंट किया था, इसको बोला जाता था गटेनबर्ग बाइबल। ये याद रखना, ये जर्मनी के थे, ठीक है, जर्मन थे तो जर्मनी कर दे रहा हूं, जर्मन के थे। गटेनबर्ग बाइबल इन्होंने 3 इयर्स में लगभग 180 कॉपीज प्रिंट किए। अब खास बात इसका क्या था, सी ये जो भी प्रिंट करते थे वो ब्लैक कलर में प्रिंट करते थे, ब्लैक कलर में वर्ड्स होते थे इनके, ब्लैक कलर, और ही ऑलवेज लेफ्ट स्पेस फॉर बॉर्डरिंग, मतलब आप बॉर्डरिंग अच्छे से कर सकते हो, बॉर्डरिंग, और मतलब बॉर्डरिंग करना, उसमें पेंटिंग कर सकते हो, इसके लिए इन्होंने जगह छोड़ रखा था। और अपने मन से यू कैन ऑल्सो फिल कलर ऑन वर्ड्स एज पर चॉइस, जैसा आपको चाहिए आप अपना कलर इसमें फिल कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं इनके सारे के सारे जो ये ऑल बाइबल था, सारे के सारे बाइबल खुद में यूनिक थे, यूनिक इन इटसेल्फ, खुद में ही जो यूनिक थे। तो बाकी सारे तो खैर डिस्ट्रॉय हो गए। अभी भी ऐसा माना जाता है कि 50 कॉपीज स्टिल देयर, 50 कॉपीज स्टिल प्रिजर्व। तो जैसे कोई हॉली शब्द है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट शब्द है, तो उसको ज्यादा अच्छे से हाईलाइट कर रखा है, किसी ने अपने हिसाब से कलर फिल कर रखा है, किसी ने अपने हिसाब से उस पेज के ऊपर बेहतर तरीके से उसकी बॉर्डरिंग करना, अलग अलग तरीके की डिजाइन फॉर्म कर रखे थे, ठीक है। अब जो ये आइडिया था जर्मनी से प्रिंटिंग प्रेस स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप, पूरे यूरोप में फैला। इवन हमारे इंडिया में भी लगभग 15th सेंचुरी में ही, 16th सेंचुरी की शुरुआत में ही पोर्तुगीज आ गए थे। तो शुरुआत में जो है प्रिंटिंग प्रेस लाने का काम हुआ था गोवा वगैरह के आसपास, और वहीं पे उन्होंने सबसे पहले बाइबल ही छपवा के जो है, बाइबल वगैरह ही छपवा के ये लोग बांटने का काम करते थे। तो मुद्दा ये था कि इसके कारण जो है पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस फैला, और जो जर्मन के प्रिंटर्स जो थे, दे वेंट देयर फॉर वर्क, काम के लिए दूसरी जगह जाते थे, एंड इस्टेब्लिश न्यू प्रिंटिंग वर्कशॉप। इन सब के लिए अलग अलग जाने लगे, जैसे कोई यूके चला गया, मतलब इंग्लैंड चला गया, कोई डेनमार्क चला गया, ऐसे हर जगह ये लोग क्या करें, घूमने लगे।
तो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस बढ़ जाने के कारण जो बुक प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, तो उसको भी देखते हैं। जैसे बात करते हैं जब हम लोग, ये तो 1458 यानी 15th सेंचुरी है, 15th सेंचुरी। तो अगर 15th सेंचुरी की बात करें, लेट हाफ 15th सेंचुरी, इसमें लगभग 20 मिलियन बुक प्रोडक्शन हुआ, लगभग 20 मिलियन ऐसा माना जाता है। एस्टिमेट है कि लगभग 20 मिलियन बुक, 1 मिलियन का मतलब 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, तो आप ऐसे कह सकते हो लगभग 200 लाख बुक प्रोड्यूस हुआ। क्योंकि हमारा जो विजुअलाइजेशन है वो क्लियर होना चाहिए ना, हम लोग अपने लैक्स वगैरह में ही ज्यादातर डील करते हैं। और 16th सेंचुरी का अगर एस्टिमेट लें, 16th सेंचुरी का अगर एस्टिमेट लें, इट वाज 200 मिलियन। 200 मिलियन मतलब लगभग 2000 लाख बुक्स प्रोड्यूस हुए। 16 मतलब 1500 समथिंग, ये 1450 के बाद ये 1500 समथिंग, ठीक है। ये एस है, एस का मतलब 1500, 1500, 1 2 3 इंक्लूडिंग 1599। खैर, तो कहीं ना कहीं आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि विद इन 100 इयर्स बुक प्रोडक्शन 10 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स बुक प्रोडक्शन। इमेजिन कर सकते हैं आप, बुक प्रोडक्शन 10 टाइम्स हो गया। और बुक रीडर्स बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं लोगों में एक तरह का पब्लिक गेट, मतलब जो रीडर थे, रीडर बिकम मोर अवेयर, उनका नॉलेज बढ़ा, उनका कह सकते हो लाइफ चेंज हुआ, देयर लाइफ चेंज, देयर थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो गया। दे स्टार्टेड टू थिंक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिकल चीजों को थिंक करने लगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज अ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। एक तरह से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या था, मॉडर्न वर्ल्ड का फाउंडेशन था। और वी कैन आल्सो से कि इट वाज अ रिवोल्यूशन ऑफ सोशल कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल। ये ना सिर्फ, ठीक, अब ये समझो नॉलेज के कारण जो है एक सोशल बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, कल्चरल बिहेवियर यानी कल्चरल एस्पेक्ट भी चेंज हो रहा है, और लोगों का थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ने के कारण इंटेलेक्चुअल लेवल भी लोगों का चेंज हो रहा है। सो नो डाउट वी कैन से ये एक तरह का सोशल कल्चरल और इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन था, ठीक है। गुड, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो प्रिंट ने सोसाइटी को तो काफी चेंज किया ही, तो थोड़ा सा हम लोग यूरोप के सोसाइटी को भी समझ लेते हैं कि यूरोप में किस तरीके का कल्चर था। शुरुआत में कहा जाए तो यूरोप में ओरल कल्चर हुआ करता था। ओरल कल्चर मीन्स एक तरह का यहाँ की जो पब्लिक थी वो हियरिंग पब्लिक। रीजन ये था कि बुक्स ज्यादा नंबर में प्रिंट होते नहीं थे, प्रोडक्शन होता नहीं था, उसको पढ़ने वाले सिर्फ एलिट क्लास के लोग ही, जो रिच वगैरह थे वही पढ़ते थे। तो जो नॉर्मल पीपल थे उनकी हियरिंग, यानी कि जैसे बैलाड्स हो गए, बैलाड्स इसको रिसाइट करने, मतलब कि मान लो आप चर्च में चले गए, वहां पे जो भी पोएम वगैरह है उसको रिसाइट कर रहे हो, तो वो भी आप भी रिसाइट कर रहे हो। इसके अलावा फोक स्टोरीज है, उनको लिसन करने का मीन्स ऐसे ही चल रहा था। अब प्रिंटिंग प्रेस आने के कारण, प्रिंटिंग प्रेस
आने के कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ वो हुआ कि जो बुक होते थे उनके कॉस्ट कम हो गए, कॉस्ट डिक्रीज, कॉस्ट कम हो गए। और कॉस्ट कम होने का रीजन क्या था? क्योंकि एच प्रोडक्शन या कह लो सप्लाई ज्यादा था, सप्लाई वाज हाई, ये ज्यादा था, जिसके कारण इजी वे से मींस बुक्स वर इजीली एक्सेसिबल, सभी के लिए इजीली एक्सेसिबल था। तो एक नए तरीके का पॉपुलेशन बिल्ड हो रहा था जिसको बोला गया रीडिंग पब्लिक। लेकिन अभी भी हर कोई तो लिटरेट था नहीं, नॉट एवरीवन वाज लिटरेट। अभी भी ज्यादातर पब्लिक क्या थी? हियरिंग पब्लिक थी। तो इनको भी इस साइड में लाने के लिए प्रोडक्शन वालों ने किया क्या? प्रोडक्शन वालों ने स्टार्ट किया, जो बुक्स थे मीन्स पिक्चर काइंड ऑफ बुक, पिक्चर उस पर प्रिंट करने लगे जिसको इजिली इंटरप्रेट किया जा सके, मतलब समझा जा सके, ये चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ओरल कल्चर को भी हमने क्या कर दिया? ओरल कल्चर को प्लस प्रिंट कल्चर को मिक्स कर दिया, प्रिंट कल्चर को मिक्स कर दिया। तो बेसिकली जो बुक्स वगैरह होते थे इसमें भी बैलेट्स वगैरह होता था, तो लोग जो है पब्लिक गैदरिंग में उसको रिसाइट कर रहे हैं। पब्लिक गैदरिंग अब ये बुक्स जो है, बुक्स में पिक्चर भी है और साथ में प्लस बैलेट्स भी हैं, और अगर कोई फोक स्टोरीज है तो उसको पिक्चर के फॉर्म में दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें। अब बुक तो बहुत तेजी से छप ही रहा था। अब कुछ ऐसे भी लोग थे, क्योंकि शुरुआत में तो बाइबल ही छपा था ना, ऐसे भी लोग थे जो जैसे बाइबल को जिन लोगों ने पढ़ा उन्होंने बाइबल को अपने तरह से इंटरप्रेट किया। अपने तरह से जब इंटरप्रेट किया तो उस बातों को जो है उसको प्रिंट करवाए। सो पीपल started to read such books which raised question on रिचुअल्स हो गया, प्रैक्टिसेस हो गया, उन पे भी क्वेश्चन, ऐसे भी बुक आने लगे। तो आप कह सकते हो कि जो रीडिंग पब्लिक था, दे क्रिएटेड अ स्पेस वेयर डिबेट एंड डिस्कशन कैन हैपन। हर तरह का डिबेट और डिस्कशन जो है और पूरे पब्लिक, मतलब अलग अलग पब्लिक स्पेस में हो रहा है, हर कोई इस चीज के बारे में अवेयर हो रहा है। तो इसके कारण कुछ लोग ऐसे भी थे जिसको प्रिंट, जो एक प्रिंट कल्चर जो चेंज आ रहा था उसको लाइक नहीं कर। सो देयर वाज सम पीपल अगेंस्ट प्रिंट के अगेंस्ट थे। रीजन ये था कि उनको डर ये था कि हो सकता है बिकॉज दे फियर ऑफ रिबेलियस थॉट या आइडिया। ऐसे कौन होंगे करते हैं? रिबेलियस थॉट से उनको डर था। दे फियर थॉट अगेंस्ट रिलीजन, थॉट अगेंस्ट रिलीजन, कि जो धर्म के विरुद्ध बातें हो रही हैं। और इस बात का भी इन्हें डर था कि कहीं सोसाइटी को
एक तरह से डिस्टर्ब ना कर दे पूरी तरह से, है ना। सो दे फियर दैट दे मे लूज दियर अथॉरिटी। और अथॉरिटी किसके पास था? जैसे मोनार्क वाले, है ना। आप कह सकते हो एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट भी मत कहो, मोनार्क, मोनार्क ही कहते हैं, मोनार्क वाले। इसके अलावा जो है चर्च वाले एंड सम राइटर्स, और कुछ राइटर्स भी। उन्हें डर था कि प्रिंट में कॉज फॉर, इट में कॉज फॉर दी, इट माइट, चलो मे चलेगा क्योंकि उनके हम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल, इट में कॉज फॉर सोशल डिसऑर्डर, सो इट इज वेरी डेंजरस। तो ये क्या है? ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो जो पहले से इस्टेब्लिश्ड थॉट था, पहले से ही जो इस्टेब्लिश ऑर्डर था, जैसे जो एंशियंट उनके हिसाब से जो उनका लिटरेचर था उस पे भी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए थे, ओनली बिकॉज ऑफ रीडिंग पब्लिक और जो प्रिंट कल्चर जिसने इवॉल्व किया। तो ये बात क्लियर हो गया, जो ओरल कल्चर था उसको प्रिंट कल्चर से मिक्स कर दिया, इट वाज इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर। अब इसका इम्पैक्ट जो है हैवी देखने को मिलेगा। तो कैसे, शुरुआत में तो रिलीजियस इम्पैक्ट ही होता है, तो उसको देखते हैं कैसे सोसाइटी में रिलीजन के ऊपर पहला इम्पैक्ट पड़ा प्रिंट का। तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। सो impact of print on religion। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होता है, कहीं ना कहीं जो पहले से इस्टेब्लिश चीजें होती है उस पर क्वेश्चन किया जाता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, हर सोसाइटी में ये चीज देखने को मिलता है। तो हम लोग बात करते हैं मार्टिन लूथर जी की। मार्टिन लूथर, साल था 1517। इस साल में इन्होंने 95 थीसिस पब्लिश किए। तो थीसिस का मतलब क्या होता है? थीसिस बेसिकली किसी एक पॉइंट को लेकर उस पर रिसर्च करना, उसके बारे में डिटेल जो भी उनका ऑब्जर्वेशन था वो लिखना। तो इसमें इन्होंने क्या किया था 95 थीसिस में? ही क्रिटिसाइज्ड the rituals and practices of Roman Catholic Church। इन्होंने चर्च के रिचुअल्स और प्रैक्टिस जो फॉलो करते हैं, रिचुअल्स मतलब वही रीति रिवाज है ना, प्रैक्टिस मतलब वो जो एक्टिविटी उसमें करते हैं, तो उन प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया, यानी उनकी बुराई की। और इनके आइडिया को कॉपी करके इन्होंने जो पब्लिश किया था, इसको कॉपी करके डोर टू डोर स्प्रेड किया। अब सोचो, अभी क्या था, मान लीजिए कोई एक आइडिया आया, ठीक है, आइडिया कोई आया, इट लिमिटेड टू सर्टेन पीपल, लिमिटेड टू फ्यू पीपल। मान लीजिए आइडिया आया, मैंने लिखा उसको, तो वो सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आने के कारण, बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, it reached to common people। तो हर कोई इस चीज के बारे में अवेयर हो रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने किया क्या था, इन्होंने चर्च था विटनबर्ग चर्च था, उसके डोर पर इन्होंने इसके कॉपीज को पेस्टेड दियर थीसिस।
तो ये एक तरह से क्या सिंबलाइज करता है? इट वॉज अ काइंड ऑफ चैलेंज, इट वॉज अ काइंड ऑफ चैलेंज टू चर्च। चर्च पे एक तरह से चैलेंज था। तो आइडियाज इसमें स्प्रेड होने के कारण ये एक बिग मूवमेंट के फॉर्म में बना। इट बिकम अ मूवमेंट और जिसका रिजल्ट देखने को मिलता है, रिजल्ट इन डिवीजन ऑफ चर्च। तो एक जो दूसरा पार्ट बनता है, एक बन जाता है चर्च का, यानी कि एक कैथोलिक, जो क्रिश्चियनिटी है एक कैथोलिक बन जाता है यहां पे, और दूसरा पार्ट बनता है प्रोटेस्टेंट। इसके डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि मतलब नहीं है, ठीक है। बस ये समझ लेते हैं, एक कैथोलिक बन गया, कैथोलिक थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हो गया और ये थोड़ा सा लिबरल मान लो। और ये हर एक रिलीजन में होता है। जैसे आप कोई भी इस्लाम ले लीजिए तो उसमें भी शिया सुन्नी देखने को मिलेगा। हमारे हिंदू धर्म में शैव मिल जाएगा आपको, वैष्णव मिल जाएंगे, बहुत सारे रिलीजन में डिवीजन एक नॉर्मल बात है, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग जी ने बाद में जो है, जो बाइबल का न्यू टेस्टामेंट था, बाइबल का न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल का बेसिकली ये फाइनल सेक्शन है न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। इसको इन्होंने जर्मन में ट्रांसलेट किया, ताकि हर कोई पढ़ सके, जो भी उसमें जो कमियां उसको फिगर आउट कर सके। तो जर्मन में ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करते ही फर्स्ट वीक में ही लगभग मोर देन 5000 कॉपीज सोल्ड हो गई। मतलब इतना ज्यादा पब्लिक डिमांड कर रहा था। नाउ 5000, इन्होंने फिर 3 मंथ इसका रिवाइज्ड एडिशन लॉन्च किया, तो उसका भी कंजम्पशन अच्छा खासा लोगों में देखा गया, काफी लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो नो डाउट हम लोग एक बात तो इस पे बोल सकते हैं कि रीडिंग या कह सकते हो आप प्रिंट कल्चर क्रिएटेड एन इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर, एक इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। यहां पे हर व्यक्ति जो है रीड करने की कैपेसिटी, मतलब लगभग हर व्यक्ति रीड कर रहा है, और जो व्यक्ति रीड भी नहीं कर रहा वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है। ही आल्सो गेट टू नो अबाउट व्हाट द आइडियाज दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड। तो पार्टिसिपेट कर रहा है हर व्यक्ति, रीड कर रहा है, तो इनका खुद का इंटरप्रिटेशन, दे ऑल इंटरप्रेट the ideas in their own way। हर व्यक्ति जो है, जो भी आइडियाज है, चाहे वो बुक में, चाहे बाइबल में लिखी हुई कोई बातें हैं, उनको भी अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। चाहे कोई कहानियां हैं, तो हर चीज का इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा चल रहा है। इंटरप्रिटेशन का मतलब अपने मन से उस चीज को सुन के, पढ़ के कैसे आपका विचार आता है कि इसमें क्या हुआ होगा, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। तो इसी एक स्टोरी को हम लोग पिक करेंगे कि कैसे एक कॉमन मैन ने कुछ अपने इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइबल पे कुछ अपना ओपिनियन दिया, और फिर उस ओपिनियन के अपोज में जो रिलीजियस अथॉरिटी था उन्होंने क्या किया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको मिटाते हैं। तो हम लोगों ने मार्टिन लूथर के आइडियाज को देखा। मार्टिन लूथर बेसिकली उनका कहना यह था कि जो प्रिंट है ना, ये गॉड का सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट है, और नो डाउट सोसाइटी को रिफॉर्म करने में प्रिंट ने मेजर रोल प्ले किया। तो हम लोग एक कॉमन मैन की स्टोरी देखते हैं। कॉमन मैन, उनका नाम था मिनोशियो। बुक में देख लेना, वैसे नाम वगैरह चेक कर लेना। इटली के थे। इन्होंने पाया अपने सराउंडिंग में, ही फाउंड अ बुक
जो कि इजिली अवेलेबल था, खरीदा होगा या कैसे भी, और उसमें इट वॉज अबाउट द बाइबल, बाइबल के बारे में कुछ बातें लिखा था। इन्होंने क्या किया, ही पुट हिज ओन इंटरप्रिटेशन, और इन्होंने क्या किया, ओन इंटरप्रिटेशन से, ओन इंटरप्रिटेशन से अलग ही तरीके का इंटरप्रेट किया गॉड और क्रिएशन को लेकर, गॉड एंड क्रिएशन, कि भगवान क्या है, कैसे, इन सब चीजों को लेकर एक अलग इंटरप्रिटेशन। अब क्योंकि उस टाइम का सोसाइटी ऐसा है, पीपल स्टार्ट टू डिस्कस, लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं अपने आइडियाज को, तो ऐसे ही आइडियाज को स्प्रेड करते हुए तो वहां की चर्च को पता चला, तो रोमन चर्च को पता चला। अब ये जो आइडिया था, इट वॉज अगेंस्ट चर्च टीचिंग, चर्च में जो टीच किया जाता था उसके अगेंस्ट था। तो हुआ क्या, रोमन चर्च ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया, एंड दे ट्राई टू सप्रेस ऑल हेरेटिकल, या कह लो अगेंस्ट रिलीजियस आइडियाज। इन्होंने कुछ स्टेप लिए। सबसे पहला, ही स्टार्टेड इंक्विजिशन और इंटरोगेशन, इंट्रोगेशन अगेंस्ट मिनोशियो के अगेंस्ट क्या किया, इंट्रोगेशन शुरू किया, पूछताछ कि तुमने ऐसे कैसे आइडिया लगा दिया, है ना, ये सारी चीजें स्टार्ट किया। इवन 2 times मीन्स मिनोशियो ही फेस्ड 2 trials एंड फाइनली एग्जीक्यूटेड, और फाइनली क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो आप एक चीज इमेजिन कर सकते हो कि जब भी कोई अथॉरिटी के अगेंस्ट, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे सोसाइटी को मेजर कंट्रोल किया जाता था चर्च के द्वारा, तो जब भी कोई अथॉरिटी के अगेंस्ट क्वेश्चन करता है तो उसके साथ यही होता है। दे आल्सो पुट सेंसरशिप ऑन पब्लिशर्स, और इसका प्रॉपर इन लोगों ने यानी कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन मेंटेन किया, मतलब दे मेंटेन लिस्ट ऑफ पब्लिशर्स, कि इन्होंने किसको किसको बैन किया है, जिन पे ये ऑन विच दे पुट सेंसरशिप। वैसे सेंसरशिप का मतलब वही होता है, ठीक है, सेंसरशिप का मतलब एक तरह से रिस्ट्रिक्शन ही होता है, लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन में खास बात ये होता है कि ये रिस्ट्रिक्शन पुट किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा, कोई ना कोई लॉ उसके पीछे रहेगा उनका जो भी बनाया हुआ। तो ये एक तरह से रिप्रेसिव एक्टिविटी था किसी भी पब्लिशर हो। इवन इनके अगेंस्ट एक स्कॉलर थे, लैटिन स्कॉलर थे जिनका नाम था इरेमस। इन्होंने कहा कि एक्सेस कैथोलिसिज्म मस्ट बी अवॉइडेड। एक्सेस कैथोलिज्म को जो है अवॉइड करो, और जो भी लूथर के आइडियाज है उसको सप्रेस मत करो। मींस ही वॉज सपोर्टर ऑफ लूथर, या कह लो रिफॉर्म, सिंपल रिफॉर्म को सपोर्ट करते थे। तो रिस्ट्रिक्शन को लोगों ने अलग अलग तरीके से जो है अपने अपने ओन वे से अपना कंसेंट मतलब विरोध शो किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये सारी चीज। इसी में एक पिक्चर भी बनाया गया था, एक कह लो इमेज बनाया गया था, इमेज ऑन वुड
ब्लॉक के ऊपर एनग्रेव करके इमेज बनाया गया था। वो इमेज क्या था, उसको बोलते हैं दी मैकाब्रे डांस। तो बेसिकली इस इमेज के थ्रू जो है ये लोग ये सिंबलाइज कर रहे थे कि कैसे कैसे प्रिंट जो है, प्रिंट इज अ काइंड ऑफ एंड ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया का खात्मा लेके आ रहा है, इस चीज को शो कर रहे थे। तो इसमें कर क्या रहे थे, ये शो कर रहे थे कि देयर इज अ वर्कशॉप प्रिंट वर्कशॉप जिसके अंदर स्केलेटन डांस कर रहे हैं, तो बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि कैसे स्केलेटन जो है हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा है प्रिंट वाले वर्कशॉप के अंदर, कि व्हाट टू प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, एंड हाउ टू प्रिंट। तो वैसे भी स्केलेटन क्या है, एक डेड बॉडी ही समझो, डेड बॉडी तो नहीं कहेंगे, स्केलेटन हड्डियों का ढांचा है ना। तो इस तरीके से लोगों ने क्या किया, अपने अपने जो भी आइडियाज थे ये सारी चीजें देखने को मिला। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक। ठीक, थैंक यू।